जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अभी तक हमने डिस्कस क्या क्या किया कि सेल कैसे स्टार्ट होता है, सेल वॉल क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, क्यों सेल को हम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, ऑस्मोसिस वगैरह के बारे में हमने डिस्कस करा था, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे द सेल इंटीरियर, यानी सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। हमने क्या क्या देखा था अभी, सेल के बाहर बाहर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, है ना। अब हम देखेंगे सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये आपको अलग अलग टाइप के सेल दिख रहे हैं। पहला है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल ऐसा दिखता है कुछ। सेल वॉल होती है इनके अंदर, राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियोइड होता है इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स कंटेन करता है, साइटोप्लाज्म होते हैं और अपेंडेज होता है फॉर लोकोमोशन, यानी मूव करने के लिए अपेंडेज होता है। प्लांट सेल है, इसके अंदर वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और सेल मेम्ब्रेन। ये है प्लांट सेल। ठीक है। एनिमल सेल में भी ऑलमोस्ट प्लांट सेल जैसे ही सारी चीजें होती हैं, बस सेल वॉल और वैक्यूल वगैरह दो तीन चीजें नहीं होती। क्या क्या है इसमें, गोल्गी बॉडी है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब प्रेजेंट है। अब आपको दिख रहा होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल सिमिलर है ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन बैक्टीरियल सेल इन दोनों सेल से एकदम ही अलग है। एक दो चीज सिमिलर है लेकिन पूरा सिमिलर नहीं है। यहाँ पे एक दो चीज अलग थी लेकिन यहाँ पे एक दो चीज सिमिलर है बस। तो ऐसा क्यों? तो इनको डिवाइड किया है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव, यानी कि पुराने टाइम के जो कि वेल डेवलप नहीं हो पाए। यू मतलब ट्रू, जो अच्छे से वेल डेवलप हो चुके हैं वो सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसा कि आपको दिख रहा है न्यूक्लियोइड है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, धागे जैसा गुच्छा है, उसे क्या बोला है, न्यूक्लियोइड। उन्हीं के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता। ऑर्गेनल्स यानी कि ऐसे सब सेलुलर कंटेंट या सब सेलुलर कंपोनेंट जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या फिर साइटोप्लाज्म के अलावा भी एक न्यूक्लियस है जो कि प्रेजेंट होता है लेकिन साइटोप्लाज्म में नहीं होता, ठीक है। सिंपल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर क्या होता है, सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। न्यूक्लियोइड है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, सेल वॉल है, बस दो चार चीजें हैं। साइज क्या है इसका, 1 to 10 माइक्रोमीटर, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। बैक्टीरियल सेल एग्जांपल है इसका। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, मोर कॉम्प्लेक्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, काफी सारी चीजें हैं इनके अंदर, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है। साइज इसका बैक्टीरियल सेल से बड़ा होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल ये इसके एग्जांपल। अब इनके अंदर जो भी चीज प्रेजेंट है उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। साइटोस्केलेटन, अ नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में एक फाइन फाइबर्स का नेटवर्क होता है जो कि हेल्प करता है इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने में, सेल के शेप को मेंटेन करने में, सेल मूवमेंट में भी हेल्प करता है और हेल्प करता है इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, यानी अंदर जो भी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो भी यही कराता है। और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। अब नॉन लिविंग मटेरियल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर हो जाते हैं, वे कोई मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, उनको हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी यानी जो भी रिएक्शंस वगैरह अंदर सेल के चल रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो सेल इंक्लूजन्स का कोई भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी से लेना देना नहीं है। एग्जांपल स्टार्च, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, सिलिका क्रिस्टल्स, ये आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेल इंक्लूजन इन्हें बोलते हैं।
स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, वेस्ट, रिजर्व सब्सटेंस, इनका क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अब देखो साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म है अ जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, इन विच डिफरेंट ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग अलग रखा गया है। ठीक है, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनल्स है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि इन ऑर्गेनल्स की जरूरत होती क्यों है, क्यों होती है। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उन्हें लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं एक साथ। डिफरेंट ऑर्गेनल्स को अलग अलग फंक्शन करने हैं, जैसे कि न्यू मटेरियल्स बनाना, वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना, तो ये काफी अलग अलग काम है, और सेल एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, कोऑर्डिनेट करना। तो ये एक तरीके से फैक्ट्री की तरह है। सेल एक फैक्ट्री की तरह है जिसके अंदर अलग अलग स्टाफ प्रेजेंट है जिनका अलग अलग काम है। ऐसे ही सेल है, सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है और इन ऑर्गेनल्स का अलग अलग फंक्शन है, वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म बता दिया मैंने, जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनल्स को अपने अंदर रखता है एक्सेप्ट न्यूक्लियस। ठीक है, और ऑर्गेनल्स होते हैं ऐसे सब सेलुलर सब्सटेंस, सब सेलुलर कंपोनेंट्स जो कि अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो अब आगे एक एक करके ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है न्यूक्लियस। क्या होता है ये, कंट्रोल सेंटर है सेल का, जैसे कि एक फैक्ट्री में मैनेजर होता है, तो ऐसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि कंट्रोल सेंटर है सेल का। कंटेन करके रखता है जेनेटिक मटेरियल्स को, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर के पास मेम्ब्रेन होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, हैज न्यूक्लियर पोर्स, इनके पास न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं मटेरियल्स को ट्रांसफर होने में, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो भी मटेरियल ट्रांसफर होता है वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, डेंस राउंड बॉडी इनसाइड न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस। अब देखो डेंस बॉडी प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब आप देखो डायग्राम, डायग्राम आपको आना चाहिए बनाना क्योंकि पेपर में पूछ सकते हैं। डायग्राम में ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका न्यूक्लियस, नीचे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो डेंस बॉडी है ये है न्यूक्लियोलस, ये छोटे छोटे पोर्स आपको दिख रहे हैं ये न्यूक्लियर पोर, और ये जो मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर्ड है, तो ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर्ड की होती है। आपसे पूछ भी सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है या डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। और इसके अंदर ये जो धागे जैसे दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, क्रोमैटिन है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोलस बनाता है राइबोसोम को, और फिर वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, यानी कि राइबोसोम बनता कहाँ है, न्यूक्लियोलस में, और देन ट्रांसफर हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस एंड मूव टू साइटोप्लाज्म। अब आता है आपका क्रोमोसोम। अभी मैंने बताया क्रोमैटिन, आपको ये सेल में दिख रहा है क्रोमैटिन है, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपका क्रोमैटिन प्रेजेंट रहता है। अब जब सेल डिवाइड होते हैं, यानी कि जब एक सेल दो में बदल रहे होते हैं, अभी आप इतना ही समझो, हम सेल डिवीजन भी करेंगे आगे, लेकिन अभी इतना ही समझो, जब एक सेल दो में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, बदल रहे होते हैं, यानी सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, तो ये क्रोमैटिन जो है बदल जाते हैं क्रोमोसोम्स में। यानी क्रोमोसोम्स क्या है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स है जो तभी दिखते हैं जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, ये कैरी करते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से बच्चों में ये हेरिडिटरी ट्रांसफर कराते हैं। ये बनते हैं, क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है क्रोमोसोम किससे बने हैं, डीएनए से बने हैं। ये डीएनए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे,
और डीएनए छोटे छोटे सेगमेंट से बने हैं, उन्हें हम जीन्स बोलते हैं। यानी कि डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। फंक्शनल सेगमेंट जो होते हैं डीएनए के, उनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। और ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, यानी कुछ जो गुण होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, वो कौन कराता है, डीएनए कराता है। ठीक है, अब डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए यहां भी लिखा है कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, और यहां लिखा है कैरी हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन, मतलब एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल्स इसके अंदर है। और यहाँ पे भी क्या लिखा है, डीएनए के अंदर कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि ये डीएनए क्रोमोसोम्स में आते हैं और क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में, इसलिए ये पॉइंट तीनों में आपको रिपीटेड दिख रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब आता है एक स्पेशल केस, आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड कॉल्ड ई न्यूक्लिएट सेल्स। आरबीसी जो सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हीमोग्लोबिन को कंटेन करते हैं, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर डिसॉल्व करके रखता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, अब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है प्रेजेंट, इसका क्या रीजन है? तो क्या होता है, आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ताकि अलग अलग सेल जो है अपना खाना बना सके, एनर्जी बना सके। तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसका बेनिफिट क्या है कि आरबीसी मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है। ठीक है, नेचर ने आरबीसी को एक स्पेशल काम दे दिया कि इसको ऑक्सीजन कैरी करनी है और मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी कर सके, इसलिए इन्होंने, नेचर ने न्यूक्लियस को हटा दिया ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन आरबीसी कैरी कर सके और बाकी सेल जो है अपना खाना बना सके, एनर्जी बना सके। ठीक है, न्यूक्लियस हटाने से जगह जो है वो तो बन जाएगी ना। न्यूक्लियस किसके अंदर है, सेल के अंदर, जगह तो घेर रखी है, तो न्यूक्लियस नहीं होता जिससे ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम अमाउंट में आरबीसी कैरी कर सके। ठीक है, और इन्हें बोलते हैं ई न्यूक्लिएट सेल्स। अब न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, तो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल में। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स तो होगा, यानी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, कैसा फॉर्मेशन होना है सेल का, तो वो तो जेनेटिक मटेरियल ही कैरी करेगा। तो जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। और जो रीजन इस जेनेटिक मटेरियल को कैरी करती है प्रोकैरियोट्स में, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जैसे मैंने अभी दिखाया था डायग्राम में कि बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, धागे जैसा गुच्छा पड़ा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और वो क्या है, कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल्स को। ठीक है, अब हमने पढ़ा था राइबोसोम। यहाँ पे जो आपको राइबोसोम दिख रहे हैं, छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये प्रेजेंट हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में भी और अटैच हो सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी। ये क्या है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो यानी कि राइबोसोम कहां कहां मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी मिल सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपके हुए भी मिल सकते हैं। ठीक है, इनका काम होता है प्रोटीन को बनाना। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना। ठीक है, अब अगला कर लेते हैं ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है ये, लार्ज नेटवर्क लाइक ऑर्गेनल होते हैं जो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होते हैं, कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, यानी न्यूक्लियस से ये जुड़े हुए होते हैं आउटर मेम्ब्रेन से। ये प्रोटीन, फैट और कुछ हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं और ये मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी देखते हैं, यानी जो सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल, उनमें भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है आपका, ये तो आपका न्यूक्लियस है। नीचे जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये राइबोसोम है। अब इसमें दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रफ क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन सरफेस, इनके सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम अटैच्ड होते हैं और ये टाइनी कैसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर है छोटे छोटे, तो रफ बना देते हैं ये से। ठीक है, तो ये रफ अपीयर्स होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिक्रेशन का इनका काम होता है। मैंने बताया था राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे हुए हैं, यानी ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे और सिक्रेशन करेंगे।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए स्मूथ है ये। सिंथेसाइज करता है फैट्स या लिपिड्स को और हॉर्मोन्स को, ठीक है, ये इनका काम है। अगला ऑर्गेनल है आपका गोल्गी अपैरेटस। स्टैक्स ऑफ फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये डायग्राम देखो, ये स्टैक है, एक के ऊपर एक लगा हुआ है और ये फ्लैटेंड है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। करता क्या है, मॉडिफाई करता है प्रोटीन को और लिपिड्स को, मटेरियल्स को सॉर्ट करता है, पैकेज करता है इनटू वेसाइकल्स में और हेल्प करता है सीक्रेशन और ट्रांसपोर्ट में। इसे सेल का पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस कैसे बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, चिट्ठी वगैरह आती है, सामान आता है, तो जैसे एक जगह से सामान आया, दूसरी जगह से सामान आया, बहुत सारी जगह से सामान आया, ये क्या करते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन करते हैं कि कहां कहां कौन सा सामान जाना है, सॉर्ट करते हैं उनको, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये उनको पैक करते हैं। जैसे मान लो 4-5 आइटम एक ही जगह जाने हैं तो उनको एक बड़े से थैले में पैक करते हैं और फिर आगे क्या करते हैं, पास कर देते हैं, गाड़ियों में लोड करके आगे भेज देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जगह जगह जाके जहां जहां एड्रेस लिखा हुआ है वहां पे वो पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ है, गोल्गी अपैरेटस ने भी किया है, प्रोटीन और लिपिड्स को क्या किया, मॉडिफाई किया है, उनको सॉर्ट किया है कि कहां कहां कौन कौन सी चीज जानी है, फिर उनको पैकेज किया है वेसाइकल्स में और ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब ऐसा ही सेम होता है अमेज़न में भी। अमेज़न हब होते हैं बड़े बड़े, वहां पे क्या होता है, जब आप ऑर्डर करते हो सामान को तो बहुत सारे ऑर्डर आते हैं एक साथ। ये तो नहीं है कि सिर्फ आपने ही ऑर्डर किया है, बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं, पहले तो मॉडिफाई करके पैकेजिंग करते हैं, फिर उनको सॉर्ट करते हैं कि कौन सा सामान किस जगह जाना है, ठीक है। फिर उनको एक साथ लोड करके डिलीवरी बॉय को दे दिया जाता है और आपके घर में डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही गोल्गी अपैरेटस भी यहाँ पे काम करता है। अब एक और काम है गोल्गी अपैरेटस का कि ये लाइसोसोम को फॉर्म करता है, लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम्स क्या होता है, ये भी एक ऑर्गेनल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर क्या होता है, थैले जैसे होते हैं ये, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करता है वेस्ट मटेरियल्स को, वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करता है अनवांटेड प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। क्या क्या काम है इसका, वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करना, वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स यानी जो ऑर्गेनल खराब हो गए हैं उसको डाइजेस्ट करता है, जो प्रोटीन और फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए उन्हें ब्रेक डाउन करता है और सेल को क्लीन रखता है और हेल्दी रखता है, ठीक है। जो ये ब्रेक डाउन हुआ है सब्सटेंस, ये साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है और वापस सेलुलर प्रोसेस में ये रीयूज हो जाता है, ठीक है। अब कहां पाया जाता है, ह्यूमन के जो स्पर्म सेल है उसमें ये पाया जाता है। ह्यूमन स्पर्म सेल्स कंटेन लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब होता क्या है, जब स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म एग से मीट करने जाता है तो स्पर्म की आउटर लेयर को ब्रेक करना होता है स्पर्म को, ताकि पेनिट्रेट कर जाए और फर्टिलाइजेशन हो। तो वहां पे लाइसोसोम अपने एंजाइम्स क्या करता है, रिलीज करता है और वहां पे जो लेयर होती है उसे ब्रेक करता है और पेनिट्रेट कर जाता है स्पर्म अंदर, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। अब लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब सेल वापस रिपेयर ना हो पाए, यानी अब लग रहा है कि सेल जो है वापस रिपेयर नहीं हो पाएगा, तो क्या होता है, लाइसोसोम्स अपने एंजाइम्स रिलीज करता है और सेल का अंतिम संस्कार कर देता है, मतलब डाइजेस्ट कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग बोलते हैं। अगला ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये, ऑर्गेनल्स दैट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल, यानी ये वो ऑर्गेनल है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के लिए, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर फूड मॉलिक्यूल्स इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, जब ग्लूकोज और फूड मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये, ठीक है। अब ये जो ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का और फूड मॉलिक्यूल्स का, इनसे निकली एनर्जी, एनर्जी जो निकली वो स्टोर हो गई एटीपी के फॉर्म में। एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एक मॉलिक्यूल है, उसकी फुल फॉर्म है एटीपी की, ठीक है। अब एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी प्रोड्यूस करी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन,
वो एनर्जी स्टोर हो गई एटीपी के फॉर्म में, उसे हमने बोला एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब जब भी एनर्जी चाहिए होगी, एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक होंगे और एनर्जी हमें मिल जाएगी। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके पास दो मेम्ब्रेन लेयर होती है, यानी ये सराउंडेड होते हैं टू मेम्ब्रेन से, इनर और आउटर। आउटर जो होती है वो स्मूथ होती है और पोरस होती है, यानी एक्सचेंज कराने में सब्सटेंस का हेल्प करती है, एनर्जी वगैरह एक्सचेंज होती है। और इनके अंदर ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये आपको राउंड ऐसे दिख रही है, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम क्रिस्टे। इनका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन होंगे ग्लूकोज के और फूड के, ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनेगी आपकी, ठीक है। अगर ये सिंपल राउंड होता, अगर ये सिंपल राउंड होता तो क्या होता, सरफेस एरिया कम होता। यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आने का मतलब है सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो है ग्लूकोज और फूड वो एनर्जी में कन्वर्ट अच्छे से हो रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी में हो रहा है, ठीक है। अब आता है अगला प्लास्टिड्स। ये प्लांट सेल में स्पेशल ऑर्गेनल्स हैं जो फूड सिंथेसाइज करता है और स्टोरेज करता है। ध्यान दो, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन जो प्लास्टिड है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है सिर्फ प्लांट सेल में, ये क्या करता है, ये सनलाइट की वजह से, सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी से क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज कौन बना रहा है, प्लास्टिड्स बना रहे हैं, और स्पेशली अगर बोलूं तो कौन बना रहा है, क्लोरोप्लास्ट बना रहे हैं। आगे देखेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो डिफरेंस समझ में आया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, ग्लूकोज और फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, और प्लास्टिड्स क्या कर रहे हैं, फूड को बना रहे हैं, जो आपका ग्लूकोज बना रहे हैं उनको बनाने में हेल्प करता है प्लास्टिड, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, स्पेशल ग्रीन प्लास्टिड है, यानी ये भी प्लास्टिड है लेकिन ये स्पेशल ग्रीन प्लास्टिड है। ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं इनके अंदर, और उन्हीं ग्रीन पिगमेंट्स को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यानी कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होगा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये देखो, इनर और आउटर, दो लेयर है इनके पास भी। सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड स्ट्रोमा, इनके अंदर सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये शुगर और स्टार्च को स्टोर करता है। देखो ये क्या है, आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ये जो स्टैक है ना, ये एक के ऊपर एक कैरम बोर्ड की गोटी जैसा लगा हुआ है, ये है थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड है ये। और ये क्या है, जो लिक्विड है सेमी फ्लूइड, ये है स्ट्रोमा, यानी स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल एम्बेडेड इन थाइलाकॉइड्स, इनके अंदर थाइलाकॉइड्स के अंदर का क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो कि लाइट एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब आप इन दोनों डायग्राम में देख सकते हो, डीएनए दिख रहा है और राइबोसोम दिख रहा है, डीएनए दिख रहा है और राइबोसोम दिख रहा है, यानी कि स्पेशल नोट लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि ये इनके पास खुद के जेनेटिक मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए है, और ये कुछ प्रोटीन भी सिंथेसिस करते हैं, यानी राइबोसोम्स प्रेजेंट है इनके अंदर, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट आ गया। क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये भी प्लास्टिड है, इनके पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट है, अलग अलग कलर के पिगमेंट प्रेजेंट है, जैसे रेड, येलो, है ना। लेकिन ये क्लोरोफिल से अलग है। क्लोरोफिल में तो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, लेकिन ग्रीन पिगमेंट के अलावा जो भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, जो अलग अलग कलर के होते हैं। क्या करते हैं, ब्राइट कलर्स देते हैं, जैसे फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को। होता क्या है, इनसे पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं। अलग अलग कलर दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल सा लग रहा है, तो पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। पॉलिनेटर्स यानी वो जो पॉलिनेशन कराने में हेल्प करें। पॉलिनेशन क्या होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि फ्लावर्स में दो होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट में एंथर के अंदर क्या होता है,
आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं और फीमेल पार्ट में क्या होता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है। अब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना क्या है, पॉलिनेशन है। और ये किसकी वजह से होता है, या तो एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, ठीक है, या फिर विंड वगैरह के थ्रू होता है। तो पॉलिनेटर्स यानी एनिमल्स वगैरह, इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए ये क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। अब दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। इनमें कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, यानी इनमें जो पिगमेंट्स हैं वो नहीं होते, कलरलेस होते हैं। और ये क्या करते हैं, फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, जैसे स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन्स। अब एक सवाल है, जो व्हाइट कलर के फ्लावर है वो व्हाइट कलर के क्यों दिख रहे हैं? क्या उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट है इसलिए वो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, या फिर कुछ और रीजन है? ज्यादातर तो यही सोचेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट है, क्योंकि कलरलेस प्लास्टिड्स है इनके अंदर तो व्हाइट दिखेंगे। नहीं, देखो अगर मैं आपसे पूछूं पानी का कलर क्या है, तो आप बोलोगे कलरलेस है। जिस भी कलर में डालोगे वो उसका कलर ले लेगा, यानी अगर उसके अंदर कोई कलर डालोगे तो वो उस कलर बन जाएगा, या फिर अगर किसी भी मटेरियल के अंदर डालोगे जिसका कोई कलर होगा तो वो वैसा कलर दिखने लगेगा हमें। लेकिन पानी का एक्चुअल कलर क्या है, कोई कलर नहीं है, कलरलेस है। तो यानी कि फ्लावर में कुछ और रीजन है, ल्यूकोप्लास्ट नहीं है। तो क्या रीजन है, या तो फ्लावर में जो क्रोमोप्लास्ट है वो बहुत ही कम मात्रा में है, यानी व्हाइट फ्लावर में क्या है, जो पिगमेंट्स है बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, या फिर उनके अंदर ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है। सारी सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है मतलब जब भी कोई कलर दिखता है ना आपको, जैसे ये रेड दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, तो दिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे व्हाइट लाइट आ रही है। सनलाइट की क्या व्हाइट लाइट है, ठीक है। व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर प्रेजेंट होते हैं। विबग्योर पढ़ा है छोटी क्लास में आपने, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर प्रेजेंट है। ये व्हाइट लाइट बनाते हैं, मिक्स करते हैं तो इन्हें, ठीक है, एक साथ ही क्या बनाते हैं, व्हाइट लाइट बनाते हैं। अब ये व्हाइट लाइट क्यों दिख रही है, क्योंकि ये मिक्सचर है कलर के। अब रेड कलर क्यों दिख रहा है, रेड कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये रेड कलर को छोड़ के बाकी सारी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर ले रही है और रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रही है, ठीक है, इसलिए क्या दिख रहा है, ये रेड। ब्लू कलर में भी ऐसा ही है कि ब्लू कलर को छोड़ के बाकी सारी तो एब्जॉर्ब कर ले रही है और बाकी जो ब्लू है वो रिफ्लेक्ट कर दे रही है, ठीक है, तो इसलिए ब्लू दिख रहा है। तो व्हाइट फ्लावर में ये रीजन हो सकता है कि वो सारे के सारे कलर्स जो है लाइट के वो रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए हमें वो व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं वैक्यूल इन प्लांट सेल। हमने देखा था स्टार्टिंग में कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनल है। यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट के अंदर यूजुअली ज्यादातर एक ही बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सराउंडेड बाय सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। स्टोर करता है वाटर को, मिनरल्स को, सुगर्स को और वेस्ट मटेरियल्स को, ठीक है। अब इनके अंदर ज्यादातर क्या होता है, वाटर होता है, इसलिए वाटरी फ्लूइड्स बोलते हैं, सेल सैप्स होते हैं इनके अंदर। मेंटेन्स प्रेशर इनसाइड द सेल, और ये अंदर जो है प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। कीप प्लांट सेल फर्म, और सेल जो है प्लांट सेल उन्हें फर्म रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, रिजिड रखता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, जो वैक्यूल है प्लांट सेल में वो बड़े होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उनके पास, और इनके अंदर सेल सैप्स होते हैं जो वाटर स्टोर करता है, मिनरल्स स्टोर करता है, शुगर, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, ठीक है। अब जब भी हमने एक्टिविटी करी थी कि ओनियन सेल में क्या किया था, हमने शुगर सॉल्यूशन डाला था, तो क्या हुआ था, अंदर के जो सेल थे वो श्रिंक हो गए थे, ठीक है, तो वहां पे फूड वैक्यूल ने पानी रिलीज कर दिया था। या फिर अगर प्लांट कभी मुरझा जाते हैं तो क्यों मुरझा जाते हैं, क्योंकि जो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल है उन्होंने पानी रिलीज कर दिया, ठीक है, किसी भी रीजन से रिलीज कर दिया, इसलिए वो मुरझा जाते हैं, ठीक है, टर्जिडिटी खत्म हो जाती है, रिजिडिटी खत्म हो जाती है वहां पे, ठीक है। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स, अब एनिमल सेल के अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट है, स्मॉलर देन प्लांट सेल, प्लांट सेल से बहुत छोटे होते हैं ये, समटाइम्स प्रेजेंट होते भी है और समटाइम्स नहीं भी होते। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, यानी कुछ टाइम के लिए मटेरियल्स को क्या करते हैं, स्टोर भी कर लेते हैं, ठीक है। अब जे क्रेन वेंटर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2010 में क्या किया,
सिंथेटिक डीएनए क्रिएट किया, सिंथेटिक डीएनए बनाया, यानी जेनेटिक मटेरियल्स बनाए, और एक बैक्टीरिया को लिया, उसका डीएनए निकाल दिया और अपना डीएनए उसके अंदर डाल दिया। अब ऑब्जर्व उन्होंने ये किया कि वो जो बैक्टीरिया था वो ग्रो करने लगा जैसे उन्होंने डीएनए डिजाइन किया था, यानी उन्होंने डीएनए में कुछ इंफॉर्मेशन डाली होगी और वो डीएनए किस में इंसर्ट कर दिया, बैक्टीरिया में। अब वो बैक्टीरिया ऐसे ग्रो करने लगा जो उन्होंने डीएनए डिजाइन किया था। ठीक है, तो यानी कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल्स है। उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये सही है। ठीक है, और फिर उनके ऊपर स्टडी वगैरह करी, है ना। तो ये साइंटिस्ट का नाम आपकी बुक में दे रखा था, तो सोचा बता दें हम भी। तो हार्ट जैसा दिख रहा है ना, तो एक हार्ट आपके लिए, और आप कमेंट में मेरे लिए एक हार्ट दे दो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।